हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपका करने वाले हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस रहने वाला है ये और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका चलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया है। तो आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग viewed by Lev Vygotsky as having which of the following characteristic। तो जो लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसको लेव वाइगोस्की ने किस तरीके से देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेव वाइगोस्की ने जो कहा था आपका इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक उसको फॉलो कर रहा है उस आंसर को। तो आपको पता है जो लेव वाइगोस्की थे उनका मानना था कि लर्निंग ऑफन प्रिसीड्स डेवलपमेंट। ठीक है, दैट इज कि जो सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट आपका आंसर हो जाता है थर्ड। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम। द डेवलपमेंटल theorists who view process of development as having substantial plasticity throughout life are likely to emphasize the importance of। जो डेवलपमेंटल थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने डेवलपमेंट की प्रोसेस को एज अ सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी देखा है थ्रू आउट द लाइफ, उन्होंने किस बात पे इंपॉर्टेंस दिया है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। ठीक है, इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है कि जो लाइफ आपकी जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट द लाइफ चल रही है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपका हेरिडिटी, एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो आप सबको मालूम है इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा रोल उसी का होता है। ठीक है, वेट अ मिनट, यस ये वाला क्वेश्चन सेकंड आंसर है इसका। और हिंदी में भी यहाँ पे वातावरण एवं अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी, अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और फिर आप आंसर दे सकते हैं इसका। तो आप मुझे इस चैप्टर के एंड में लाइक ये जो हो जाएगा हमारे 30 क्वेश्चंस, उसके बाद अपना स्कोर बताना कमेंट करके। ठीक है, मैं जैसे ही क्वेश्चन ला रही हूँ आप पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए और अपनी तरफ से एक आंसर लिखिए। अगर वो सही हो रहा है तो फुल मार्क्स है, नहीं मिल रहा है तो 0। ठीक है, ऐसे करके आप मुझे अपना स्कोर बताइए कि आपका इस पेपर में स्कोर कितना था सीडीपी का। Now, discontinuity in the development process refers to new ways of understanding the world that emerge during the process of development, negative breaks in the development process, a downward negative trend in the development, interference in the development process। जो discontinuity होती है उसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि विकासात्मक प्रक्रिया में असांतत्य में से के क्या मायने हैं, लाइक डिसकॉन्टिन्यूटी के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, new ways of understanding the world that emerge during the process of development। according to answer key your answer is this। ठीक है, कभी कभी आंसर की के आंसर गलत भी होते हैं, हम उन्हें चैलेंज करते हैं। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी में आपका यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं हो रही है डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो इंटरफेरेंस हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन आपके हिसाब से क्या है आप मुझे ये बताना, बट जो आपकी आंसर किया उसके हिसाब से ये है थर्ड का आपका फर्स्ट ऑप्शन। नाउ आगे बढ़ते हैं। आपका अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग चाइल्ड रेयरिंग इज बेस्ड ऑन। ये जो होता है अथॉरिटेटिव स्टाइल होता है, आपको पता होगा काफी सारे स्टाइल्स होते हैं पेरेंटिंग के, इनफैक्ट टीचिंग के भी। तो जो अथॉरिटेटिव होता है ना उसमें क्या होता है, एक ऑटो करके भी कुछ होता है, ऑटोक्रेटिक ऐसे कुछ होता है, और एक ऑथोरेटिव होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है एंगेज इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग वेर एवर पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो लेट मी हेल्प यू, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बताती हूँ ऑथोरेटिव स्टाइल के बारे में। देखो, अब देखो ये ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग जो होती है इसको हम कभी कभी डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों की भी उतनी सुनी जाती है और कोई डिसीजन थोप नहीं जाते। आप डेमोक्रेसी से समझ ही जाओ कि वो पेरेंटिंग कैसी होती होगी। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ये 4 है। ठीक है, हिंदी में According to Jean Piaget, the process of developmental change takes place through which period, which of the following specific cognitive functions। ठीक है,
जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो टेक प्लेस किस में होते हैं, किसी स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शंस किस में होते हैं, इसमें से आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ये है एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। जो डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस, ये इनके कॉग्निटिव फंक्शन नहीं होते हैं। बच्चा कोई चीज अपने दिमाग में ला रहा है, एसिमुलेट करता है, फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर पुरानी इन्फॉर्मेशन से मिसमैच करती है तो उसको अकोमोडेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज हिंदी में अगर बात करें तो समावेशन एवं समायोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5-year-old child was given 10 pebbles by her teacher. She put the pebbles in different formations. Example: a short line, a long line, and a circle. She counted these pebbles repeatedly. Which of the following cognitive schemas is she attempting to attain according to Jean Piaget? 5 साल की बच्ची है, उसको 10 पेबल दिए उसकी टीचर ने। 10 पेबल मतलब पत्थर छोटे छोटे वाले। तो उसने उनको डिफरेंट फॉर्मेशन में अरेंज किया, एक शॉर्ट लाइन बनाई, एक लॉन्ग लाइन, फिर सर्कल बना दिया उन पत्थरों से। सो उसने रिपीटेडली उनको काउंट किया उन पत्थरों को जो भी उसके पास थे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव स्कीमा इज शी अटेम्प्टिंग टू अटेन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो क्या अटेन करने की कोशिश कर रही है, कौन सा कॉग्निटिव स्कीमा, आपको बताना है इसका आंसर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स की बात कर रही है वो। क्यों कंजर्वेशन ऑफ नंबर की बात कर रही है? क्योंकि वो रिपीटेडली काउंट कर रही है पेबल्स को। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाता है 4। अब काफी यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये जो पेपर है सीटेट का, ये पेपर 2 वाला सीडीपी का पेपर है। ठीक है, पेपर 1 वाले भी मैंने जो अब तक करवाए वो पेपर 1 वाले थे सारे, ये पेपर 2 वाला है, इसीलिए इसका डिफिकल्टी लेवल आपको अलग लग रहा होगा थोड़ा सा। तो जो लोग पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है। पेपर 1 के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं सोचने की जरूरत है कि पेपर 2 का पेपर है, आपके एग्जाम में इससे में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मत सोचो कि यार ये पेपर 1 का है, पेपर 2 का है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लेवल का है तो आप कर सकते हो। ठीक है, एंड रेस्ट चॉइस इज योर्स। 7th क्वेश्चन पे आता है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीडिएटेड बाय। जो लेव वाइगोस्की है उसके अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो किन के थ्रू मीडिएट होती है? जाहिर सी बात है, लेव वाइगोस्की का नाम सुनते कल्चर तो सबके दिमाग में आ जाता है। तो कल्चरल तो हर किसी में लिखा हुआ है सारे ऑप्शंस में, बट कल्चरल मोड, सिग्निफायर्स, डेरिवेटिव्स, टूल्स क्या है ऑप्शन में सही आंसर? तो यहाँ पे आपका कल्चरल टूल्स है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पता है इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे, तो इट्स बेटर आपको इनके डायरेक्ट आंसर्स पता हो। डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू। डेवलपमेंट जो होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो होती है वो किसके थ्रू फैसिलिटेट करी जा सकती है? अब देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो आपको पता ही होगा, जहां पर हम बच्चे को किसी हेल्प के थ्रू आगे बच्चे को बढ़ा सके। ठीक है, उसको हल्की से हिंट्स और क्यूज प्रोवाइड करें और बच्चा वो किसी जो उससे अच्छा पढ़ने में है या फिर उससे जो बड़ा है उसको ट्रेन कर सके, हल्की सी उसको हेल्प प्रोवाइड करे और वो बच्चा उस चीज को इजीली टैकल कर ले। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो होता है जहां पे आपको आप उसे वो हेल्प प्रोवाइड कराओ। तो यहाँ पर किसके थ्रू ये फैसिलिटेट हम कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कोलैबोरेटिव डायलॉग्स के थ्रू। आप बच्चे को बस बता दो कि ऐसे ऐसे करना है, बच्चा कर लेगा। आप बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, बच्चा आया, इसको समझ नहीं आ रहा, अब बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उसको बस एक हिंट चाहिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, आपने उसको बता दिया, उसने कर लिया। तो उतना ही है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और हिंदी में यहाँ पे ये सहयोगात्मक संवाद। नेक्स्ट है द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोलबर्ग इज मार्क्ड बाय। आपको पता है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो कोलबर्ग ने दी है उसकी 6 स्टेजेस हैं। तो जो 5th स्टेज होती है पोस्ट कन्वेंशनल वाली, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं उसके फीचर्स, आपको ये देख करके बताना है इसमें से। तो वहां पे वो लोग ना अपने फॉर्मुलेशन ऑफ मोरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, ठीक है, यहां पर ये होने लग जाता है। और जैसे कि एक नैतिक ऐसे नैतिक नियमों का प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो, हिंदी में यहाँ पे ये आपका है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार मैं टैक्स क्यों दूं, मतलब कि मैं टैक्स क्यों दूं यार, मेरे टैक्स से मैं टैक्स दूं फिर भी उसके बाद ये लोग तो सारे भ्रष्ट नेता खा जाते हैं टैक्स हमारा।
तो मैं टेक्स्ट नहीं दूंगा। तो ये हमारे खुद के, हम अपने एथिक्स के हिसाब से उनको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका एग्जाम्पल है उसका एक। अब एक प्रोग्रेसिव एजुकेटर नीड टू एम्बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स विद इन अ क्लासरूम। एक जो प्रोग्रेसिव एजुकेटर होता है, आपको बताना है उसकी कौन से एट्रीब्यूट होने चाहिए। एम्पथी बिल्कुल होनी चाहिए, चारों ऑप्शन में है वो तो। कंट्रोल, कंट्रोल इज नॉट अ नाइस वर्ड, ओके। कंट्रोल मतलब कि आपका ये हो गया कि आप बच्चों को कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड ट्रेट ऑफ अ टीचर। ठीक है, कंट्रोल नहीं करना किसी को। डिसिप्लिन भी इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट। तो जो होना चाहिए वो होना चाहिए एम्पथी, रियलनेस और केयर। ठीक है, मतलब आप जितने रियल हो सकते हो वो, आप कुछ फेक भी मत करो बच्चों के सामने, और उनको केयर के साथ ट्रीट करो। ठीक है, और आपका अगर इसकी बात करें तो थर्ड ऑप्शन है आपका हिंदी में यहाँ पे। Now, which of the following are major concerns about using the concept of intelligence question to measure children's intelligence? इनमें से कौन सा जो है मेजर कंसर्न है, कॉन्सेप्ट आपका जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है उसको यूज करके जो चाइल्ड है उसकी इंटेलिजेंस मेजर करने का? स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर, कल्चरल बायस इन टेक्स्ट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑफ टेस्ट, ओरिएंटेडनेस ऑफ टेस्ट, लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन। मेजर कंसर्न्स पूछे हैं और ऑप्शन में काफी सारे दे रखे हैं। मेजर कंसर्न्स क्या है, मतलब कि आपसे ये पूछा है कि हम जो आईक्यू मेजर करते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट होता है आईक्यू वाला किसी बच्चे की इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए, उसके मेजर कंसर्न्स क्या है, उसकी एज एन प्रॉब्लम्स क्या है। तो इनमें से वैसे प्रॉब्लम्स तो देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट सारी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में चारों दे रखे हैं, यहाँ पे हाँ बिल्कुल दे रखे हैं, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं बताती हूँ क्या है। जैसे कि हम एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है भाई कि आईक्यू है। अब आईक्यू बच्चे का नापने के लिए ना एक स्टैंडर्ड टेस्ट वो लोग बनाते हैं, जिसमें वही क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रट्टा मार के बच्चा बता सके। तो जो बच्चा रट्टे मारने में अच्छा है वो कर लेगा, जो नहीं करेगा वो, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो क्रिएटिव नहीं है। तो जो वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाला आईक्यू वाला वो है ना कि बच्चे की इंटेलिजेंस सामने वाला, तो इससे इन सब चीजों में प्रॉब्लम है। मतलब कि बच्चे के टेस्ट में कल्चरल बायस भी और प्रोडक्ट ओरिएंटेडनेस भी होती है, लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन भी होती है, इंस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर भी होती है, तो ये कंसर्न है उसके। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे हिंदी में भी 1 2 3 4। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक एन एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विद इन अ क्लासरूम अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर रेफर्स टू। हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से आपकी इंटेलिजेंस जो होती है इंट्रापर्सनल, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान सको। ठीक है, विद इन अ क्लासरूम क्या एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन वेल, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग एंड राइम रिदम्स ऑफ अदर स्पीच, नॉलेज ऑफ ओन्स कॉम्प्लेक्स वंस ओन कॉम्प्लेक्स फीलिंग स्ट्रेस। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इंट्रा मतलब कि अपना खुद का, तो आप अपने बारे में जब जानते हो तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है थर्ड। ठीक है, इंट्रा मतलब खुद का, इंटर मतलब दूसरों का। तो यहाँ पे भी आपका स्वयं की जटिल भावना और शक्ति और कमजोरियों का कारण। Now, the role of a teacher within the classroom is to encourage children to express which of the following attitudes related to gender. अब एक टीचर का रोल एक क्लासरूम में होता है बच्चों को एनकरेज करने का। कौन से एटीट्यूड्स? एक जेंडर के, जेंडर टाइपिंग, जेंडर कॉन्स्टेंसी, अडॉप्ट सोशली एक्सेप्टेबल जेंडर रोल्स, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें से कौन सा? तो देखो, सोशली एक्सेप्टेबल जेंडर रोल्स अगर हम एक्सेप्ट करने बैठ गए तो फिर ठीक है, लड़कियां हमेशा किचन में रहेगी, लड़के काम करेंगे बाहर, फिर तो कोई लाइक कोई वही नहीं है, फ्रीडम ही नहीं है ना। अभी जैसे अब तक जैसे चला आ रहा था वही है, तो बिल्कुल नहीं है ये वाला आपका। तो यहाँ पर आपका जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी है कि मतलब जो वो है बच्चों को कि वो जो स्टीरियोटाइप्स है उनको ब्रेक करना है हमें, लाइक वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है, 13th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। Next question is in a classroom where students have diverse learning profiles, a teacher needs to
एक क्लासरूम में जब बच्चों की बहुत डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल होती है, मतलब हर बच्चा बहुत अलग तरीके से सीखता है पढ़ाई में, तो एक टीचर को क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिफाई करे वो नॉर्मेटिव लेवल ऑफ टीचिंग, या फिर वो क्रिएटिव वेज फाइंड करे बच्चों को जिससे वो डाइवर्स लर्निंग पेस ऑफ स्टूडेंट्स के साथ एंगेज कर सके, या स्पेशल अचीवमेंट और रेमेडियल सेक्शन क्रिएट करे, मतलब कि सारे अच्छे बच्चे इधर आ जाओ बेटा और सारे बेकार बच्चे इधर चले जाओ। मैं सेग्रीगेशन तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। या फिर एबिलिटी ग्रुपिंग्स करें, मतलब कि सबकी एबिलिटीज, जैसी अच्छी अच्छी एबिलिटीज वाले एक एक बच्चे, सारे डांसर्स इकट्ठे, सारे सिंगर्स इकट्ठे, ये सब तो हम सेग्रीगेशन कभी यूज करते नहीं है। तो हाँ, क्रिएटिव वे ढूंढेगी बच्चों को एंगेज करने का, जिससे कि सारे डिफरेंट जो डाइवर्स लर्निंग पेस है बच्चों के, उसको साथ में कर सके वो। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 2। नाउ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली यूज्ड। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है जनरली यूज किया जाता है to provide teachers with rational basis for preparing test and exam papers, to help teacher plan better and productive support non-evaluative feedback to students, to help students develop good test taking skills, to discriminate appropriately between ability levels of students। सबको मालूम है कि इससे हम बच्चों को बेटर सपोर्ट और प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं, मतलब बच्चों की लर्निंग गैप पता लग जाए हमें, और टीचर्स अपना एक अच्छा टीचिंग प्लान बना सके अगर बाय चांस बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाता है सही। आई होप अब तक सेशन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, सबको एनर्जी सबकी बनी हुई हो, और अगर सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब बिल्कुल करना और लाइक भी कर देना। और इसको आप स्पीड इसकी बढ़ा के देख सकते हो, क्योंकि मेरे तो गले में हो रहा है दर्द, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे बोलने का कोशिश कर रही हूँ। आप स्पीड बढ़ा करके अपना टाइम सेव करने के लिए इसको जल्दी देख सकते हो। Now, multicultural education is aimed at, जो multicultural education होती है उसका aim होता है education equality for children from different cultures within a classroom, educational equality for children from, यहाँ पे होना चाहिए from नहीं है ये, और इस टाइपिंग मिस्टेक है, from different cultures within a classroom। दोनों सेम ऑप्शन आ गए आपके एक क्वेश्चन में, तो एनीवे इसीलिए दोनों ऑप्शन ही आपके सही है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आंसर की में भी फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, मल्टीकल्चरल का एम ही ये होता है कि जो डाइवर्स डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको साथ में लेकर के हम इकट्ठे पढ़ाएं और इक्वालिटी शो करें उनके लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द एजुकेशन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड backgrounds can get negatively influenced by which of the following। तो जो एजुकेशन होती है लर्नर्स की, जो पिछड़े हुए उससे आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, नेगेटिवली कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उनकी, स्टीरियोटाइप से बिल्कुल हो सकती है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नॉलेज सिस्टम्स, और टॉप डाउन करिकुलम ऑफ कोर्स यस हो सकती है, करिकुलम बेस्ड ऑन लोकल कल्चर और लैंग्वेज, इससे तो नहीं हो सकती। तो सेकंड का आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है, लाइक 17th का ये 1 2 3, क्योंकि फोर्थ तो अच्छा ऑप्शन है, फोर्थ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाले से है, ऊपर तीनों से। तो ये वही क्वेश्चन दोबारा आपका दे रखा है, इसमें ऑप्शन आपको पता है ये वाला है। नाउ क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते क्रिएटिव थिंकिंग को? ओरिजिनलिटी, टॉलरेंस एंड एम्बिग्यूटी, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। मैंने आपको बहुत बार बताया पहले भी, कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है हमारी, वो क्रिएटिविटी नहीं लाती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग हमें एक डब्बे में बंद होकर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आप कुएं के मेंढक को इतना ही सोच सकते हो। ठीक है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग इज अपोजिट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग इज क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, सो ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चाइल्ड विद, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। चाइल्ड विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी ज्वाइंस अ प्राइमरी स्कूल, नाउ विच of the following would not be a facilitative strategy for inclusion of a children within school। अब एक बच्चा है जिसको लोकोमोशन डिसेबिलिटी है, लाइक चलने वालने में प्रॉब्लम है, तो वो उसने प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किया है। ठीक है, और उसने अब उसमें से इनमें से
कौन सी एक स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होगी उस बच्चे के लिए? अगर हमें इंक्लूजन चाहिए, उस बच्चे को उधर पढ़ाना है उस सेम स्कूल में, तो इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी आप फॉलो नहीं करोगे? आप पहला कि आप बच्चे को ग्राउंड फ्लोर पे क्लास प्रोवाइड करोगे, बिल्कुल करेंगे हम, क्योंकि वो नहीं जा पाएगा इतना ऊपर। एम्पथी बिल्डिंग अमंग पियर्स, जो पियर्स है उनके अमंग एम्पथी बिल्ड करोगे आप, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस करोगे, ये हम बिल्कुल करेंगे। शोइंग सिंपथी फॉर द लैक ऑफ एबिलिटी, या फिर आप सिंपथी करोगे उसके लिए कि उसके पास एबिलिटी नहीं है उस, तो ऑफ कोर्स मतलब कि ये जो है हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब सिंपथी, या देखो एम्पथी और सिंपथी बहुत अलग अलग चीज होती है। सिंपथी इज वेरी बैड, मतलब सिंपथी इज लाइक कि आप उसको बेचारा फील करवा रहे हो, ठीक है, तो हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। एम्पैथी मतलब कि बच्चों, लाइक बच्चे उस चीज को जाने और उस चीज को रिस्पेक्ट करे, दैट वो उन सबसे अलग है, तो उसको एक्स्ट्रा केयर के साथ ट्रीट करे, ठीक है, बट सिंपथी नहीं करेंगे हम। और यहाँ पे फोर्थ आपका ऑप्शन सही है। विच इज okay, which of the, again a typing mistakes, which of the following strategies would not be facilitative with respect to children with specific hearing disabilities within regular schools? इनमें से आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करोगे अगर आपको किसी बच्चे को हेयरिंग डिसेबिलिटी है, सुनने में दिक्कत होती है, तो आपको उसको रेगुलर स्कूल में पढ़ाना है, तो इनमें से हम वो चीजें नहीं करेंगे। रिलैक्सेशन इन स्पेसिफिक डोमेन्स ऑफ लर्निंग वेर एवर पॉसिबल, दूसरा रीजनेबल अकोमोडेशन इन करिकुलम, तीसरा कॉन्टिन्यूअल नेगेटिव कमेंट्स ऑन एरर कमिटेड। ये नहीं करेंगे यार। देखो मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि आप कॉन्टिन्यूअसली बच्चे को नेगेटिव कमेंट्स दिए जा रहे हो, कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो मतलब नेगेटिव कमेंट मतलब आप उसको डांटे जा रहे हो, आप उसको टॉन्ट मार रहे हो, आप उसको स्कोल्ड कर रहे हो पूरी क्लास के सामने, तो हम ये नहीं करेंगे। उस बच्चे का मोरल डाउन नहीं करेंगे हम। वो बच्चा सबसे बहुत अलग है, तो ऑफकोर्स उसके लिए मुश्किल है वो सब चीजें उसी पेस पे करने से बाकी बच्चे जिस पेस पे कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। Now 21 is success in schools should be broadened beyond specific academic achievement within school to include. जो सक्सेस होती है स्कूल में वो ब्रॉडन, लाइक शुड बी ब्रॉडन, हमें ब्रॉडन करना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं है जरूरी कि यार अगर आपके फर्स्ट आ गए क्लास में 90% आ गए तो वही सक्सेस है, इट इज नॉट दैट। सक्सेस और भी कई तरीके की होती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अकेडमिक अचीवमेंट करो तो ही सक्सेस आपकी मानी जाएगी। ना ऑप्शन है इसके, ट्रेनिंग गिवन बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल कैपेसिटीज एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, एक्स्ट्रा टेस्ट विच कैन बी डन एट होम, constant focus on areas where the child is weak. So of course आपका ये सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि हम ऐसी सोशियो इमोशनल कैपेसिटीज को बिल्ड करें जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन हो, ठीक है। इमोशनल कैपेसिटीज, आई गेस मैंने इसको कुछ इकोनॉमिकल बोल दिया शायद, या फिर व्हाटएवर, ठीक है। सो 21 का आपका ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड। मेरा गले में दर्द हो गया बोलते बोलते, इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, सो क्या लाइक अब स्टार्ट करते हैं इसको 22 को। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैन बी सेड टू हैव बीन अचीव्ड व्हेन अ स्टूडेंट कैन। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है, हमें पता लग जाएगा जब एक स्टूडेंट रिकॉल कर लेगा इन्फॉर्मेशन को जो उसको दी गई है करेक्टली, राइट डाउन द इन्फॉर्मेशन करेक्टली, क्लियरली रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, अप्लाई कॉन्सेप्ट्स लर्न टू रियल लाइफ सिचुएशन, या फिर वो जो भी कॉन्सेप्ट उसने क्लासरूम में पढ़े हैं उसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करेगा। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन इज मोर देन एनीथिंग, अगर वो अप्लाई कर पा रहा है तो मतलब उसने सीख लिया जो भी उसको बताया था। सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओ क्या दिक्कत है इसे, ये रहा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टू इनेबल चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स इट इज क्रिटिकल दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू। अगर हमें बच्चों को की इफेक्टिव जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स अगर उन्हें हमें बनाना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ानी है, तो हम बच्चों को कौन सी अपॉर्चुनिटीज दें? आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, तब तक मैं 2 मिनट का ब्रेक लेती हूँ अपने गले को आराम देने के लिए। यहाँ पे आपका ऐसा कॉन्सेप्ट बनाओ, डिस्कवर कॉन्सेप्ट थ्रू इंडिपेंडेंट लर्न थिंकिंग। बच्चे अगर इंडिपेंडेंटली थिंक कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली उसमें मतलब अपना
प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सारे ऑप्शंस देख लोगे, आंसर आपका सेकंड सही है। ठीक है, now 24th is the error that children make during the learning process can be। जो बच्चे एरर्स करते हैं लर्निंग प्रोसेस में तो वो कैन बी, आगे लिख रखा है, यूज टू ascertain देयर करंट एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, वो उनकी करंट एबिलिटी और इंटेलिजेंस को हम माप सकते हैं उससे, या फिर रेक्टिफाइड इमिडिएटली विदाउट फीडबैक, या फिर उनको फटाफट से ठीक करवा दो, कोई फीडबैक मत प्रोवाइड करो, सो दैट वो बच्चे रिपीट ना करें वो, या फिर उनको नॉर्मल ट्रीट किया जाए कि ठीक है एरर ही तो है और उसकी एक्सेप्टेबल पार्ट है वो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। ठीक है, या फिर एक डिस्ट्रैक्शन इन द लर्निंग प्रोसेस है और इसलिए उसको हमें मिनिमाइज करना चाहिए एरर्स को। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही थर्ड है कि हाँ भाई एरर्स नॉर्मल है, बच्चा सीखेगा तो गलती भी करेगा, तो उसको पार्ट मानो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसको बताओ क्या ठीक है और फिर उसको आगे बढ़ने के लिए वो करो, प्रोत्साहित करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ चिल्ड्रंस इमोशंस इन लर्निंग। इमोशन, बच्चों के इमोशंस का क्या रोल है लर्निंग में। इमोशन डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लर्निंग एंड देयरफॉर नीड टू बी कंट्रोल्ड। इमोशन बच्चों को लर्निंग से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैं बता रही हूँ, देयर नीड्स टू बी अ क्लियर डिस्कनेक्ट बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन फॉर इफेक्टिव लर्निंग। या फिर हमें इमोशंस और कॉग्निशन को एकदम अलग अलग कर देना चाहिए, तभी बच्चों की लर्निंग इफेक्टिव होगी। या फिर इमोशंस जो होते हैं मीनिंग देते हैं बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, और इसीलिए उनको इंटीग्रेट करना चाहिए लर्निंग प्रोसेस के साथ। चौथा ऑप्शन है, इमोशंस जो है वो लर्निंग प्रोसेस को मेसी और अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर राइट आंसर। ठीक है, आपको पता है ये सबसे यही है कि भाई इंपॉर्टेंट है बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए इमोशंस को, तभी रिलेट कर पाएगा उनसे, और इसलिए हमें उन्हें एम्फोसाइज करना चाहिए। Now, children can be encouraged to become intrinsically motivated learners by। बच्चों को हमें बनाना है वैसा लर्नर जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, जिसमें मोटिवेशन अंदर से आए, जैसे बाहर से रिवॉर्ड्स की या फिर पैसे की या फिर ट्रॉफी की जरूरत नहीं हो पढ़ने लिखने के लिए। तो हम कैसे एनकरेज कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि रिवॉर्ड्स नहीं देने हैं मुझे बच्चों को, ना हमें उसको पनिशमेंट देनी है ताकि वो अवॉइड करे मिस्टेक्स। लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस विदाउट एनी नेगेटिव पेनल्टी। ठीक है, और एनकरेजिंग टीचर अटेंशन टू परफॉर्मेंस बाय स्पेसिफिक अचीवर्स विद इन अ क्लासरूम। तो आपको इसका आंसर बताना है सही क्या है। तो थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर कि अपनी मिस्टेक से वो बच्चे खुद सीख रहे हैं और उनको नेगेटिव पेनल्टी कोई ना दी जाए, बस उनको उनकी गलती से सिखाया जाए। ठीक है, Which of the following characteristics are there in master oriented learners? कौन से characteristics होते हैं master oriented learners में, आपको ये बताना है। लो फियर ऑफ फेलियर होता है और इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी होती है। ठीक है, या फिर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन माना है। तो जाहिर सी बात है, देखो फियर ऑफ फेलियर तो लो होगा अगर बच्चे मास्टर ओरिएंटेड है तो, क्योंकि क्यों दिक्कत होगी उसे जब उसने पढ़ाई इतनी अच्छी करी है तो। और इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी होगा कि हाँ उसकी एबिलिटीज ना बढ़ती रहेंगी अगर वो काम करता रहेगा उस पर तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। या नाउ 3 क्वेश्चन बचे हमारे 28, 29, 30, उसके बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, लाइक सेशन एज इन इस वीडियो का। उसके बाद नई वीडियोस आएंगी नए नए आपके सब्जेक्ट्स के साथ, और रोज मैं 2 से 3 वीडियो अपने चैनल पे निकाल देती हूँ, तो आप बिल्कुल उनको देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। और मैं ज्यादा कुछ इधर उधर का नहीं करती, मतलब मेरा ये रहता है कि जितना क्रिस्प हो सके उतना आप उसको रखो, टाइम वेस्ट ज्यादा आपका ना हो। तो आपको अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप लोग करते हो और मैं देखती हूँ कि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और लाइक्स बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, तो एक मोटिवेशन मिलती है। देखो यूट्यूब पे हम लोग अगर फ्री में कंटेंट आपको प्रोवाइड करें तो हमें उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक इंसान इस एज पे अगर लाइक करता है, इतने ही कर रहा है, तो उसको लगता है कि उसको पैसे मिले, बट पैसे नहीं मिल रहे, तो कुछ मोटिवेशन ऐसे होते हैं कि हाँ चलो यार आप लोगों को काम तो एटलीस्ट पसंद आ रहा है, अदरवाइज करने का फायदा ही क्या बनाने का। ठीक है,
तो या आप लोग करोगे तो एक थोड़ी मोटिवेशन सी रहती है कि हाँ यार मतलब अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज कर देना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंडरेंस इन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो हिंडरेंस इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सी है, रुकावट क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, और इसमें आपका जो वो है, सो ऑप्शन सही है वो आपका है टू, रिस्पॉन्स सेट। यहाँ पे ये है। Now next question is encouraging students to compete among themselves in the classroom। बच्चों को आप मतलब प्रोत्साहित करो उसके लिए कि भाई तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो, कौन फर्स्ट आएगा। ठीक है। सो इनके इन इन मतलब ये चीजें जो हैं बच्चों के लिए कैसे हार्मफुल हो सकती है उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है। इट क्रिएट्स विनर्स एंड लूजर विद इन अ क्लासरूम। यस। इट इंक्रीज स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैम्परिंग देयर कॉग्निटिव ग्रोथ। यस। It can create star students within a classroom whose achievement can be source of pride for schools। तो ये तो हार्मफुल नहीं है, मतलब ये जो ऑप्शन आपको दे रखा है थर्ड, है ना, इट कैन प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू फिट इनटू कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक्स, तो ये भी हार्मफुल तो नहीं है। ये दोनों तो पॉजिटिव वो दे रखे हैं इनके एस्पेक्ट, हार्मफुल तो ये दोनों है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। Now, last question, the process of meaningful learning needs to be mediated by। जो meaningful learning होती है वो mediate किसके द्वारा होनी चाहिए? ये क्वेश्चन, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, आप बताइए इसमें से क्या आंसर है। तो यहाँ पे होता है पर्सनल फिलोसफी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्नर। लर्नर की खुद की फिलोसफीज क्या है, लर्नर का खुद का पर्सपेक्टिव क्या है, ये इसके थ्रू मीडिएट करे जाने चाहिए। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है। सो या आपके हो गए 30 क्वेश्चंस कंप्लीट एंड आई होप आपको ये सेशन पूरा अच्छा लगा होगा। और या ऐसे ही सेशन के लिए मुझसे जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप टेलीग्राम से मेरे जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी नए नए लेक्चर्स की और मेरे स्टडी मटेरियल की भी। गुड बाय।